नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 38 वर्ष महिला की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ पूरी कुंडली का विश्लेषण भी करने को कहा गया है। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आ जाते हैं आज के कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 9 जुलाई 1983 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 8:52 रात के। जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। प्रश्नों की बात की जाए तो वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है इनकी, और ये परेशानी कब तक दूर होगी ये पूछा गया है। कुछ महीनों में इनको संतान होने वाली है और कहा गया है कि ये इनकी दूसरी शादी है, ये सेकंड मैरिज है इनकी। तो और सेकंड मैरिज में भी परेशानी आ रही है, तो उसको लेकर के जो है सवाल पूछे गए हैं। चलिए सीधे आ जाते हैं इनकी कुंडली के ऊपर। 10 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है। मकर लगन की कुंडली बनती है यहाँ पर, और चंद्रमा देव देखें तो वो मिथुन राशि में जाकर के विद्यमान है। तो मकर लगन और मिथुन राशि की यहाँ पर कुंडली बन रही है। चलेंगे एक एक करके ग्रहों के ऊपर, समझते हैं इस कुंडली का सार क्या है। जिनकी ये कुंडली है उनका नेचर बोल्ड होगा, किसी के सामने दबने वाली नहीं होंगी। ये मंगल के कारण थोड़ी रिजिडिटी दिखती है, मंगल के कारण स्वभाव में रूखापन दिखता है, तो इससे परहेज करना है। थोड़ा सा मंगल के प्रभाव को कम करके रखेंगी तो बेहतर रहेगा, नहीं तो अपने स्वभाव के कारण आप किसी और को हर्ट कर सकती हैं। विदेश से धन प्राप्ति के योग की संभावना है, और मानसिक अशांति, मानसिक पीड़ा कुंडली में नजर आ रही है। घर में कलह की स्थिति रह सकती है और चोट चपेट की संभावना भी है कुंडली में। तो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ का, और गाड़ी वाहन अगर आप चलाती हैं या जाती हैं तो उसका ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन में परेशानी है, ये तो आपके प्रश्नों से ही पता लग रहा है। हाँ, अगर कभी मौका मिले तो ऋण ले लीजिएगा किसी से। ऋण लेने से आपको लाभ मिलेगा। लोन वगैरह लेने से या आपके नाम से भी अगर लोन लिया जाए तो फिर इससे स्थिति अच्छी नजर आ रही है। वर्तमान में आपको शनि की दशा चल रही है, जो कि 2030 के अगस्त तक रहेगी। चलते हैं आपकी कुंडली के ऊपर। लग्नेश शनि को समझे तो कुंडली के 10वें भाव में जाकर के उच्च की राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पर, और पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। शश नामक योग बन रहा है यहाँ पर। शश महापुरुष राजयोग की स्थिति यहाँ पर लग्नेश शनि बना करके बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के 10th हाउस में। तो ये करियर प्रोफेशन के लिए बढ़िया है, और कहीं ना कहीं चूंकि शनि उच्च के हैं तो ये भी आपको एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, या यूं कह लीजिए किसी से ना दबने वाली एक पर्सनालिटी देते हैं यहाँ पर शनि। छठे भाव को समझे तो छठे भाव में 5 ग्रहों की युति नजर आ रही है। तो कुंडली के कई सारे ग्रह, या यूं कह लीजिए कि 9 में से 5 ग्रह जाकर के कुंडली के छठे भाव में, षष्ठम में जाकर के बैठे हुए। ये वैसे भी कुंडली को थोड़ा कमजोर कर देता है कई मायनों में, या यूं कह लीजिए कितने सारे ग्रहों का एक साथ आना इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। चार्ट में इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे हम एक एक करके समझें तो यहाँ पर सबसे पहले चंद्रमा को ध्यान से देखिए। चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, राहु और मंगल के बीच में चंद्रमा बैठा हुआ है। डिग्री दिख रही होगी आपको। यहाँ पर जो चंद्रमा है ना, इतने सारे ग्रहों के साथ है, मंगल के साथ है, यहाँ पर राहु के साथ है, ग्रहण हो रहा है यहाँ पर। चंद्रमा ग्रहण में है यहाँ पर। साथ ही साथ समझा जाए यहाँ पर अमावस्या का ये चंद्रमा है, तो निश्चित रूप से ये जो चंद्रमा है काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है कुंडली में। और ये चंद्रमा है कौन? तो ये चंद्रमा आपके विवाह भाव का स्वामी है। विवाह भाव का स्वामी चंद्रमा छठे में जाकर के पीड़ित हो रहा है। निश्चित रूप से ये विवाह के लिए या वैवाहिक सुखों के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही साथ चंद्रमा जब भी कुंडली में कमजोर होता है तो ये मन की अशांति देता है, मानसिक पीड़ा देता है। तो ये यहाँ पर ये जो चंद्रमा है इसके लिए भी मैं बोलूँगा कि ये कुंडली में जो मैंने मानसिक पीड़ा की बात कही थी, मानसिक अशांति की बात कही थी, वो इसी चीज़ को देख करके मैंने आपको कहा था।
आगे बढ़ जाते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। अब राहु कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। राहु का छठे भाव में बैठना बढ़िया माना जाता है। राहु को अगर हम अलग से समझें तो छठे भाव में राहु का बैठना कोई बुरा नहीं माना जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि राहु ने बाकी ग्रहों को ज़रूर प्रभावित किया है, बाकी ग्रहों को पीड़ित ज़रूर किया है। यहाँ से बैठ करके राहु आपकी कुंडली के करियर भाव को, लग्नेश को भी देखेंगे, दसम भाव को देखेंगे और दूसरे भाव को भी देखेंगे। देखिए, राहु का जो प्रभाव है शनि के ऊपर, ये स्वभाव के लिए अच्छा नहीं नजर आ रहा है। और द्वितीय भाव के ऊपर राहु की दृष्टि, चूंकि दूसरा भाव फैमिली को दर्शाता है, आपके परिवार को दर्शाता है, वहां पर राहु की दृष्टि परेशानी उत्पन्न करती है कुटुंब के बीच में, परिवार के बीच में। मंगल को समझ लेते हैं। मंगल इस कुंडली में चतुर्थेश एवं लाभेश होकर के कुंडली के छठे भाव में जाके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मंगल छठे भाव में जब भी बैठते हैं तो ये बढ़िया माना जाता है कुंडली में, क्योंकि बल दे देता है छठे में बैठ करके मंगल, लड़ने की शक्ति दे देता है। तो मैंने एक बात कही थी कि स्वभाव में रिजिडिटी है, आप किसी से दबेंगे नहीं, वो चीज़ें तो ये मंगल आपको दे रहा है, लेकिन स्वभाव के ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी ये मंगल दे रहा है। मंगल की दृष्टि, आठवीं दृष्टि लगन पर पड़ेगी, निश्चित रूप से ये स्वभाव को लेकर के परेशानी कह लीजिए, रूखापन कह लीजिए, वो दिखा रहा है। नवम भाव के ऊपर भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है। हार्डवर्क वगैरह से ये भाग्य में भी लाभ आपको दे देंगे। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य यहाँ पर 23 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। इस कुंडली में सूर्य अष्टमेश होकर के कुंडली के छठे भाव में जाकर के बैठे हुए, काफी हद तक विपरीत योग या विपरीत राजयोग की स्थिति में सूर्य को हम कह सकते हैं, और हम कहेंगे भी। तो विपरीत राजयोग के लिए ये स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। सूर्य यहाँ से बैठ करके विदेश भाव को देखेंगे तो विदेश वगैरह जाने में भी ये सूर्य आपको लाभ देंगे। लेकिन चूंकि सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं और चंद्रमा भी है, तो चंद्रमा जो प्रभावित हो रहा है ये बुरा है आपके लिए। सूर्य का यहाँ पर बैठना बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंसिडर नहीं किया जाएगा। बुध की बात कर ली जाए, बुध यहाँ पर षष्ठेश एवं भाग्येश होकर के बैठे हुए हैं, छठे भाव में ही अस्त के भी हो रहे हैं। तो छठे भाव में जो बुध बैठे हुए हैं, संघर्ष, स्ट्रगल, कंटिन्यूअस हार्डवर्क आपको करने की ज़रूरत है, उसी के माध्यम से आपको भाग्य का लाभ मिलेगा। तो मेहनत करने से नहीं पीछे हटेंगे, संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे, वही स्थिति आपके लिए बढ़िया है। यहाँ से बैठ करके जो बुध 12वें को देखेंगे, विदेश जाना और विदेश में भी भाग्य का सहयोग मिलना, ये नज़र आ रहा है। मेनली मैं आपको जो 5 ग्रह बैठे हुए इसका सार बताऊं तो सबसे बुरा ये हुआ आपके साथ कि चंद्रमा यहाँ पर फंस गए। इन सारे ग्रहों के बीच में चंद्रमा का जो फंसना है ये सबसे बुरा मैं मानूंगा, क्योंकि चंद्रमा आपका मन भी है और चंद्रमा इस कुंडली में आपके विवाह को भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर चूंकि चंद्रमा सबसे ज़्यादा पीड़ित है, इस वजह से एक मैरिज टूट भी चुकी है आपकी और दूसरे में भी परेशानी चल रही है। आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं कुंडली के 8वें भाव की तरफ, अष्टम भाव की तरफ हम चलते हैं। अष्टम भाव में समझें तो शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र कौन है इस कुंडली में? तो सबसे अच्छा ग्रह, सबसे शुभ ग्रह अगर इस कुंडली का कोई है तो वो है शुक्र। सबसे शुभ ग्रह शुक्र जाकर के, योग कारक शुक्र जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए, पंचमेश एवं कर्मेश जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र से ये शुक्र आपको लाभ करवा देंगे। ससुराल के माध्यम से धन की स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। यहां से बैठ करके शुक्र धन भाव को देख रहे हैं, पैसे के लिए शुक्र का यहाँ बैठना बढ़िया माना जाएगा। शनि की बात कर लेते हैं। शनि 10th हाउस में बैठे हुए, करियर में कुछ करना चाहेंगी, शनि आपको सपोर्ट करने वाले होंगे, तो करियर के लिए यहाँ पर शनि की स्थिति बहुत बढ़िया मानी जाएगी। यहाँ से बैठ करके शनि कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे। विदेश जाना है ही आप विदेश में, तो विदेश वगैरह जाने की स्थिति भी यहाँ पर जो शनि के द्वारा है वो दिख रही है। चौथे भाव के ऊपर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी, प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर अच्छा माना जाएगा। विवाह भाव के ऊपर शनि की दृष्टि का पड़ना ये बुरा है। फिर से समझिए, बुरा है, अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि वैवाहिक सुख को देने वाले ग्रह नहीं बनते हैं, चाहे वो कुंडली का लग्नेश ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी परेशानी शनि के कारण हो गया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि शनि भी जो विवाह भाव को देख रहा है, ये भी, इसको भी हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। गुरु की बात कर लेते हैं। 11वें भाव में जो बृहस्पति बैठे हुए, विदेश के माध्यम से पैसा आने की संभावना है। प्रयत्न करेंगे तो उससे ढेर सारा पैसा आने की संभावना है। भाग दौड़ नजर आती है
और गुरु 11वें में हो तो कहा जाता है कि पैसे के लिए ये विशेष रूप से कारक हो जाते हैं, क्योंकि ये धन का कारक ग्रह है। तो यहाँ पर जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, स्थिति बढ़िया है। थोड़ा हार्डवर्क और परिश्रम करेंगी तो और भी ज़्यादा पैसे में आप वृद्धि कर सकती हैं। यहाँ से बैठ करके बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे तो वही भागदौड़। पंचम भाव के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि संतान सुख के लिए बढ़िया है। भले इस कुंडली में गुरु अकारक है, लेकिन संतान को लेकर कोई परेशानी देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि विवाह का भाव है। तो बृहस्पति डेफिनेटली यहाँ पर कोशिश तो यही करेंगे कि वैवाहिक जीवन में परेशानी कम से कम आए। केतु के ऊपर चलते हैं। केतु 12वें भाव में बैठा हुआ है, कई सारे ग्रहों से दृष्ट है, शनि से भी दृष्ट है। यहाँ पर केतु कहीं ना कहीं अकेलापन भी दर्शाता है। चंद्रमा भी कमजोर है, अकेलापन भी दर्शा रहा है। यहाँ पर वो मानसिक रूप से अकेलापन हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो फिजिकल वे में ही हो। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए बढ़िया है, लेकिन चूंकि आपका चंद्रमा इतना कमजोर है तो वहां पर भी आपको परेशानी ही देखने को मिलेगी। तो कोशिश करिए कि मन के ऊपर संयम रखें, मेडिटेशन वगैरह करें, उससे आपको फायदा मिलेगा। दशा आपको शनि की चल रही है, जो कि 2030 तक रहेगी। देखिए, अगर शनि की महादशा के बारे में मुझे बताना हो आपको कि ओवरऑल शनि की दशा आपके लिए कैसी जा रही होगी या कैसी गई है अभी तक और कैसी जाएगी, तो मैं उसके बारे में यही बोलूँगा कि शनि की दशा में विदेश की यात्रा, पैसों का व्यय, विदेश के माध्यम से धन का लाभ, जीवन में भागदौड़, घर में कलह की स्थिति, चोट चपेट के योग, धन का लाभ, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और स्टेटस थोड़ा बेहतर आपका पहले के मुकाबले हो सकता है। तो ये चीज़ें शनि की महादशा मुझे बता रही हैं। और फिलहाल शनि की दशा में आपको सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, जो कि जुलाई 2027 तक है। शनि की दशा में सूर्य की अंतर्दशा को मैं अच्छा कंसिडर नहीं करूँगा। तो इस समय का विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने वैवाहिक जीवन के बारे में पूछा है, परेशानी चल रही है, दूसरा मैरिज है। देखिए, नवमांश कुंडली की भी सप्तम भाव को अगर आप निकाल के देखेंगे तो वहां पर भी मंगल शनि का प्रभाव है। तो विवाह तो कहीं से भी आप उठा के देखें, परेशानी दिखती है, पहली चीज। सेकेंड मैरिज है, फिर भी परेशानी आ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं अपने स्वभाव के ऊपर आप जरूर काम करिए। मंगल के कारण आपके स्वभाव में उग्रता कह लीजिए या रूखापन कह लीजिए, वो नजर आ रहा है। इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, नहीं तो परेशानी देखने को मिलेगी। शनि में सूर्य की दशा चल रही है, फिलहाल ये समय अच्छा नहीं है। अपने स्वभाव का, नेचर का विशेष ध्यान रखिए। जुलाई तक का जो समय है उसको ठीक से निकाल लीजिए या कोशिश करिए निकालने की। आपने पूछा ये परेशानी कब दूर होगी। देखिए, सूर्य की अंतर्दशा तक परेशानी ज्यादा है, उसके बाद थोड़ी सी स्थिति बेहतर कह सकते हैं कि नजर आ रही है। इसके बाद इन्होंने बताया है कुछ महीनों में संतान होने वाली है, अच्छी बात है। संतान भी देखिए होने वाली है आपको। निश्चित रूप से आप कोशिश करिए कि वैवाहिक जीवन चलता रहे, सुखमय तरीके से चलता रहे, नहीं तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है, सबसे ज़्यादा असर है, वो संतान के ऊपर ही जाएगा। तो एक जो नई जिम्मेदारी आपको आई है, आने वाली है कह सकते हैं, जो कि जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है, तो आपको भी थोड़ा कहीं ना कहीं देखना होगा। खुद की तरफ से एफर्ट करें, बाकी तो ग्रह जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करें कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलता रहे। सूर्य की अंतर्दशा के बाद आपको एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी और अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा लाभ होगा। चलिए, ये था आपकी कुंडली का विश्लेषण। उपाय के ऊपर चलते हैं। कुछ सरल उपाय मैं आपको दे देता हूँ। आप फॉरेन में हैं फिर भी आप ये उपाय कर पाएंगी। देखिए, जुलाई 2022 तक, अभी से लेकर जुलाई 2022 तक आपको नित्य सूर्य को जल देना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बहुत लाभ मिलेगा। बस जुलाई तक डेफिनेटली कीजिए, उसके बाद आप चाहें तो इसको नहीं भी कर सकती हैं या हर संडे कर लीजिए, लेकिन अभी ज़रूर करना है ये। शनि चंद्रमा की अंतर्दशा फिर आपको लगने वाली है, उस दौरान भगवान कृष्ण की पूजा उपासना से आपको लाभ होगा। उनके मंत्रों का जाप करिए, भजन सुनिए। आजकल तो यूट्यूब वगैरह है, तो वहाँ पर आप भजन वगैरह सुन सकते हैं। उनके मंत्रों का जाप करिए, भजन सुनिए, भजन गाइए, आपको लाभ मिलेगा, खास करके शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा तक। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा उपाय और दे रहा हूँ, आखिरी उपाय, एक मंत्र दे रहा हूँ। इसका रोज 3 माला खुद से जाप करना है। संभव हो तो लंबे समय तक जाप करिए, पूरी लाइफ भी आप जाप कर सकते हैं, बहुत लाभ मिलेगा और वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से ये डायरेक्ट असर करेगा।
राधा कृष्णाय नमः। इतना ही छोटा मंत्र है, राधा कृष्णाय नमः। ओम नहीं लगाना है, वैसे हम लगा सकते हैं लेकिन बिना ओम के ही आप कर लीजिए इसको। सिर्फ है मंत्र राधा कृष्णाय नमः। इसको ऐसे करके आप 3 माला, या अगर माला भी नहीं करना चाहते हैं तो 15 मिनट रोज आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करते हुए आप इसको कीजिए। आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट भी इसको करेंगे बिना माला के ऊपर भी तो भी ठीक है। आपको काफ़ी इससे जो है हेल्प मिल जाएगी आपके वैवाहिक जीवन में खास करके। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 38 वर्ष महिला की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।